अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खालिद मुस्तफ़ा अपने प्रोग्राम नाज़रा के साथ आप तमाम हज़रात को इस महफ़िल में खुश-आमदीद कहता हूँ। आज के जो टॉपिक्स हैं वो एक तो इमरान रियाज़ साहब की रिहाई है और दूसरे पाकिस्तान की मजमूई सूरत-ए-हाल उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, उसका पोस्टमार्टम भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि इमरान रियाज़ साहब खैरियत से वापस आ गए। अल्लाह का शुक्र है उनकी जान चलो जो भी हुआ, लेकिन वो खैरियत से अपने बच्चों के साथ, अपने माँ-बाप के साथ जा मिले हैं। तो पहली बात तो ये है। अब हम इस पे करते हैं डिस्कस कि भई इमरान रियाज़ साहब का हुआ क्या था और किधर गए थे वो? देखिए इनको ये तो अंडरस्टूड बात है ना कि भई उनको एजेंसीज़ ने उठा लिया था। एजेंसीज़ जो होती हैं ना, वो किसी मुल्क की ज़ाहिर है इम्पोर्टेंट चीज़ है और वो इस बात का ख़्याल रखती हैं कि सलामती जो है ना, मुल्क की सलामती ज़रूरी है उनके लिए। सबसे पहली जो रेड लाइन जो है ना, वो कोई क्रॉस ना करे। जिस तरीके से माँ-बाप बच्चे अगर माँ-बाप की बेइज़्ज़ती करने लगें, तो वो भी एक लिमिट होती है, जब वो लिमिट क्रॉस हो जाती है, तो वो बच्चे को निकाल देते हैं घर से। इसी तरीके से रिलिजन के अंदर भी यही है कि अगर वो बहुत नाफ़रमानी करता है ना बंदा, तो अल्लाह उसको हमेशा के लिए दोज़ख के अंदर फेंक देता है। तो ये मत समझें, जब उसने मैं उसकी ना तो उसको वो बुरा-भला कह रहा हूँ, लेकिन उसको मैं छोटे भाई की तरह समझा रहा हूँ। ख़ैर वो तो अभी अल्लाह करे वो ज़रा आ जाए उसमें अपने हवास के अंदर, लेकिन शाह से ज़्यादा शाह का वफ़ादार नहीं बनना चाहिए किसी सूरत में भी। उन्होंने उस बाउंड्री को क्रॉस किया। सबसे पहले तो ये लोग जो है ना एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं इसको आपकी जर्नलिज़्म को, क्योंकि इनके पास इनको समझ में आ गई है कि ये पैसा कमाने का टूल है बेहतरीन। सबसे पहले ये अखबार के अंदर जाते हैं, अखबार के नुमाइंदे बनते हैं, उसके बाद ये फिर टीवी वगैरह पे आते हैं, फिर यूट्यूबर भी बन जाते हैं। अच्छा यूट्यूबर के अंदर क्योंकि कंट्रोल कोई नहीं है, कोई आपसे पूछ नहीं सकता, तो वो जो मर्ज़ी कह दें। तो अच्छा ये फिर क्या करते हैं कि पैसे भी लेते हैं। लिफ़ाफ़ा सहाफ़ी का जो मशहूर है वो यही है ना कि जमातों से इस बात के पैसे लेते हैं। पहले ताल्लुकात बनाते हैं, फिर पैसे लेते हैं कि भई हम आपके मुतालिक अच्छी खबरें लगाएँगे। तो ब इस तरह चलता है ज़िंदगी। तो इसको इमरान रियाज़ को अब आप सोचिए, ज़रा सोचिए इस पूरे सिनेरियो को सोचिए, कि किसने उठाया होगा? ये सवाल कर रहे हैं मंसूर साहब पूछ रहे हैं कि भई हमें ये तो पता चलना चाहिए किसने उठाया? ठीक है, अस्मा शराज़ी साहब पूछ रहे हैं कि रसीद कैसी ली उन्होंने, पक्की ली या कच्ची ली? स्टूपिड क्वेश्चन्स। देखिए मंसूर साहब ने ये पूछा कि वो जो रहा हुए, तो बाज़याब लफ़्ज़ इस्तेमाल किया। तो भाई देखिए, आप लीगल लैंग्वेज को आप नहीं समझते, बाज़ियाब नहीं कराएँगे तो वो ये अगर वो खुद वैसे दे देंगे, तो कल को तो कोर्ट में वो सीधा-सीधा वो फँस जाएगा पुलिस वाला जो एसएचओ या जो भी है और उनको तो सज़ा मौत भी हो सकती है, किडनैपिंग में। बाज़ियाब इसलिए का इस्तेमाल किया जाता है, ये टेक्नीक्स हैं, टेक्ट्स हैं कि भई उन पे कोई ज़िम्मेदारी नहीं आए। अगर आपको मैं पीछे लेके जाऊँ, जब पिछले चीफ जस्टिस थे, तो उन्होंने हुक्म दिया था कि डिप्टी कमिश्नर को कि भई प्रोड्यूस करो, तो उन्होंने कहा, "सर, मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ।" तो अकोले में कोई गुलाब जामुनों की बात तो नहीं कर रहे थे ना वो। वो यही बता रहे थे कि सर उनको एजेंसीज़ ने उठा लिया है, उनको समझा रहे हैं, उम्मीद है कि वो जल्दी रहा हो जाएँगे। तो इसलिए उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया था चीफ जस्टिस ने। अब आसमा शिराज़ी साहबा फरमा रही हैं, अब पता नहीं शिराज़ी कहाँ से आ गई हैं, ना एक तो नाम से में ईरान की आ गई हैं। भई अपने नाम चेंज करो अगर आप लोगों को इतना शौक है, तो मज़ाही अंदाज़ में कह रहा हूँ, तो भाई पाकिस्तानी लिख लो, अस्मा पाकिस्तानी, बेहतरीन नाम है। अब इस चीज़ को छोड़ दो कि शिराज़ी, फलाना, नहीं, अब पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी कर सिंधी कर ले, अस्मा सिंधी, बेहतरीन। तो लेकिन बहरहाल ख़ैर उनकी मर्ज़ी। अब वो पूछ रही हैं कि रसीद कच्ची थी या पक्की थी? यानी मतलब टेलीफ़ोन पे ली थी या भाई कोर्ट के अंदर पक्की रसीद, हार्ड कॉपी इस्तेमाल होती है, ये आपको पता नहीं है? मैं इस बात का कायल हूँ कि जो है ना को यानी उसकी क्या होता है, लॉ की भी नॉलेज होनी चाहिए इसको। जो जर्नलिज़्म में है ना, लॉ भी पढ़ाना चाहिए या उसको डिग्री लेनी चाहिए। क्योंकि 1-2 हैं जर्नलिस्ट जो कि करते लॉ का ही काम है। उनको फ़ायदा होता है हमेशा, क्योंकि उनका आईक्यू बढ़ जाता है इससे। उनको लीगैलिटी पता चल जाती है कि भई क्या हम बात कर रहे हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये तो बात तय है कि उनको एजेंसीज़ ने उठाया। अब और एजेंसीज़ का काम है, उन्होंने कोई गलत नहीं उठाया। जब आप इतनी अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर रहे थे, उनको बड़ा वार्न किया, पहले एक दफ़ा उठा लिया था, फिर उनको छोड़ दिया गया था, उनको वार्निंग दे दी गई थी, लेकिन वो बाज़ नहीं आए।
देखिए, आप जमात के साथ पहले तो एक एथिकल वैल्यूज़ भी होती हैं कुछ। अगर आपको किसी जमात पसंद है, तो आप उसको जॉइन कर लें, आपने टिकट भी ले लिया, तो आप फिर ये जो है ना बिल्कुल इस तरीके से नहीं ज़ाहिर करना चाहिए कि आप एक जमात की तरफ से फ़ेवर कर रहे हैं। न्यूट्रल होके आप अगर कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, पॉलिटिक्स पे आप बात कर रहे हैं, तो न्यूट्रल होके बात करें। ठीक है, ये तो हक़ है कि आप किसी की पार्टी की भी हिमायत कर सकते हैं, मैं इसको नहीं मना कर रहा। लेकिन अब ये देखिए कि आपके लिए कोई आएगा, ये जो पीटीआई आपके लिए लड़ेगी? असूलन तो उनको लड़ना चाहिए कि भई पैसे भी खर्च करने चाहिए, लेकिन मेरा नहीं ख़्याल कि वो पैसे खर्च करेंगे, ये तो आम तौर से होता ही है। तो इसलिए नौजवान बच्चों के लिए तो यही है भाई कि होशियारी से बिल्कुल, ऐसे ना तो दूसरों को बचाने की कोशिश में अपनी बच जाए। मैं माज़रत चाहता हूँ इस किस्म के अल्फ़ाज़ में इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत तो यही है। अब हम ओवरऑल जो पोज़ीशन हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मौसम बहार आ गई। इंसाफ़ वो है जो नज़र आए और फ़ौरी हो। पिछले जब से मैंने होश सँभाला, जब से ये बात आज वकील नहीं आया, आज जज बीमार हो गया, आज वो हो गया, आज फलाना हो गया, आज जाके अब इस सब पिछले महीने जब से हमारे प्यारे दूसरे फरिश्ते आए हैं, काज़ी साहब, मैं तो उनको फरिश्ते ही कहूँगा। तो आप देख लें कैसे इंसाफ़ हो रहा है। अल्लाह का शुक्र है सारी लड़कियाँ भी आज़ाद हो गई और जनाब अली ये रियाज़ साहब भी आज़ाद हो गए। ओवरऑल पोज़ीशन थोड़ी-सी नॉर्मल, मतलब मैं उसको सैटिस्फैक्टरी तो नहीं कहूँगा, लेकिन नॉर्मल हो गई। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि हम जो है आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तेज़ी के साथ, बेहतरी की तरफ। अभी बहुत से संग-मील हैं, बहुत से हैं माइलस्टोन जो अभी हमने क्रॉस करने हैं। तो अब देखते हैं कि क्या आगे चलकर होता क्या है एक्चुअली। अभी तो इलेक्शन में मोस्ट इम्पोर्टेंट इलेक्शन की डेट जो बताई उन्होंने जनवरी के आखिर में बताई है। कौन से जनवरी? 24, 25, 26, 27 ये तो बताया नहीं, जनवरी बताई है, जनवरी की आखिरी तारीख। तो अब देखते हैं कि हालात डिपेंड करती है ना चीज़ें, अगर भूखा है तो खाएगा, भूखा नहीं है तो नहीं खाएगा ना। तो अब ये है कि ऐसे इलेक्शन का भी कोई फ़ायदा नहीं है कि जो रिग हों, जाली हों। अभी तो इलेक्शन जो होंगे ना तो वो तो फिर और दूसरा ये भी है कि पीटीआई वाले बायकॉट कर देंगे, नहीं जी बेईमानी हुई। वो भी बायकॉट कर सकते हैं, वो भी बायकॉट ये जब तक कि आर्मी अपना फ़र्ज़ पूरा नहीं करेगी कि न्यूट्रल इलेक्शन करवाए, बिल्कुल आज़ादाना, उसके अंदर कोई भी जीते, एक्स, वाई, ज़ेड, तो वो पहली बात तो ये उसको कराना चाहिए। लेकिन देखते हैं कि वो करा भी सकती है, नहीं करा सकती। तो उस सिलसिले में मैं तो गुज़ारिश यही करता हूँ कि अभी फ़िलहाल इसलिए कि बुखार के बाद सारे लोग उठे हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं ना, बुखार हो गया था इन सबको। इन कमज़ोर और नातवा हैं, जैसे इमरान रियाज़ साहब है ना, कमज़ोर नाता हैं, तो इनसे तो पूछ-गछ भी नहीं हो सकती। अच्छा हाँ, मैं आपको एक बात बताऊँ, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ होती हैं ना, अभी एक रमज़ी है जो कि 9/11 के अंदर पकड़ा गया था, उसको इतना मारा, मैंने उसकी खबर पढ़ी थी, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, कि वो इस काबिल ही नहीं है कि उसका मुतालिक कोर्ट में केस चलाया जाए, इतना मारा, उसको पागल कर दिया। तो आप इसको बुरा-भला नहीं कह सकते, डिपेंड करता है ना कि आपकी रियासत के खिलाफ क्या एक्शन हो रहा है। कोई कोई भी उनको पर कोई कानून नहीं लागू होता ना, आप ये समझने की कोशिश करें। अब एक कोई मुल्क पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश करेगा, अब मिसाल के तौर पर 9 मई का हम किस्सा ले लेते हैं। 9 मई के अंदर ये झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ना कि ये औरतों की फ़ोटो हैं, इनका जो भांजा है वो उसका फ़ोटो है। भई आप प्रोसेशन करते, एहतजाज करते, वफ़द हाउस के सामने खड़े हो जाते, बैनर्स ले लेते, ज़ुबानी कलामी अपनी आवाज़ आप बने, अपनी आवाज़ पहुँचाएँ लोगों को। ये ना बने कि आपने उनके हाथों में खेल गए। अब हो सकता है कि अपने आर्मी के आदमी उन्होंने किया, जैसे ये यही इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भई ये तो आर्मी वालों ने तोड़-फोड़ की। हो भी सकता है, मैं ये नहीं कह सकता, डाउटफुल तो है। लेकिन आपके आदमी अपने आदमी भी तो है ना, उन्होंने तो फ़ायदा उठाया। अगर आप अपने एज़ अ बीइंग लीडर, आप लीडर तो नहीं हैं इमरान खान साहब, मैं माज़रत के साथ कहता हूँ। अगर लीडर होते तो आप उसी वक़्त जेल से ऐलान करते कि देखो मैं तो इधर बैठा हूँ देखो, मैंने कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दी हुई है कि आप जाके उस पे हमले करें, फ़ौज की तनसीबात पर। मेरे ये आदमी नहीं है और अपने आदमियों को अगर कोई आदमी पाया गया तो वो मैं उसको निकाल दूँगा पार्टी से। देखो कैसे सीधे होते हैं, 9 का केस ही नहीं बनता आप पे। लेकिन अब बदकिस्मती आपकी, आपको सिखाने वाले एक तो बेवकूफ़ हैं और दूसरा ये है कि आप खुद भी माशाल्लाह, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकता। तो और आपके साथी जो हैं ना, वो भी आपको माशाल्लाह एक से एक बढ़कर ही होंगे। अब मुझे सबसे ज़्यादा जो गुस्सा आता है ना, वो उस पे आता है जो सियालकोट का नहीं मुंडा,
اتنی بدتمیزی سے بات کرتا ہے، اتنی بدتمیزی سے، پتہ نہیں اس کی ریزنگ کس طرح ہوئی ہے کہ وہ سیاسی لیڈر بن گیا بھائی۔ ایسے ہی بنتے ہیں ہم انڈیا کے اندر، آپ نے اگر دیکھا ہوگا نا، عورتیں اغوا کی، مارا پیٹا، یہ کیا وہ کیا، وہ ڈان جسے کہلاتے ہیں، وہ ڈان تھا ایکچولی، اب وہ غائب ہو گیا، کسی کو پرواہ ہی نہیں، بچے اس کے سارے سڑکوں پہ ہیں، ماں باپ بھی سڑکوں پہ ہیں، ظاہر ہے۔ اب کیا کر سکتا ہے کوئی آدمی، جب آپ کو خود ہی مرنے کا شوق ہو تو دوسرا کیا مارے گا آپ کو؟ تو بھائیوں بہنوں، امید پہ دنیا قائم ہے۔ مجھے جو لگتا ہے اچھی سچویشن ہو رہی ہے کریٹ پاکستان میں، اور میں چیف جسٹس صاحب سے ہی ضرور کہوں گا کہ ماشاء اللہ سے آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور حافظ صاحب سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی بڑا بہترین کام کر رہے ہیں، اور جمے رہیں، اور اس معاشرے کو سب سے پہلے آپ سدھار دیں۔ پولیٹیشین کون سا سدھارتے ہیں؟ اگر آپ ہی سدھار دیں، کیونکہ آپ کا پاور ہے، اگر آپ اس پاور کو، ایک اٹامک پاور جو ہوتی ہے نا، اس کو اچھے کام کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، کینسر کا علاج بھی ہو سکتا ہے اور ڈسٹرکشن بھی ہو سکتی ہے، ایٹم بم بھی بن سکتا ہے۔ تو آپ کینسر کا علاج کریں۔ اس وقت جو پاکستانی معاشرہ نا کینسر زدہ ہے، تو کوئی بھی آپ کو کوئی برا نہیں کہے گا، اگر، لیکن یہ نہیں کہ اب آپ نے ایف آئی اے کو لگا دیا اس انویسٹیگیشن، ایف آئی اے تو خود کرپٹ ہے، آپ دیکھیں تو صحیح، انویسٹیگیٹ تو کروائیں کہ آپ کے آفیسروں کے، جو ایف آئی اے کے آفیسروں کے کہاں کہاں گھر ہیں دنیا میں، آپ کے نیب کے لوگوں کی کہاں کہاں نیشنلٹیز ہیں، یہ تحقیق کروائیں۔